चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसा। परभणी में भीड़ ने दुकानें और गाड़ियां जलाई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आरोपी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के परभणी में बुधवार को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। परभणी के कई इलाकों में दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं दोस्तों, कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। परभणी से लगे हिंगोली में भी हिंसा हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोपन दत्ताराव पवार ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन के सामने अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, धनखड़ खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की 4 मुख्य वजहें भी बताई। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष का सांसद अगर 5 मिनट भाषण दे तो वे उस पर 10 मिनट तक टिप्पणी करते हैं। सभापति सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी के तौर पर देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं। उनके व्यवहार के कारण हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, हम अडानी पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले। नड्डा बोले, कांग्रेस सोनिया स्वराज का रिश्ता बताए। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन समाप्त हुआ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की और कार्यवाही से अपमानजनक बातें हटाने की मांग की है। उधर दोस्तों, राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। राज्यसभा पहले 12 बजे तक फिर 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेरे बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उसे हटाया जाए, लोकसभा स्पीकर से मिल राहुल गांधी ने की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया है। इससे पहले 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने राहुल गांधी और हंगेरियन के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से कपूर फैमिली ने की मुलाकात। रणबीर ने अभिवादन किया तो करीना ने ऑटोग्राफ लिया। नीतू कपूर, करिश्मा, आलिया और रिद्धिमा भी साथ नजर आए। जी हां दोस्तों, राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर आयोजित फिल्म फेस्टिवल में कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, नीतू कपूर, करिश्मा और रिद्धिमा के साथ साथ कपूर परिवार के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, करीना कपूर खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसके कैप्शन में करीना ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज कपूर की 100वीं जयंती से पहले हमें आमंत्रित किया था। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निमाड़ के संत सियाराम बाबा पंचतत्व में हुए विलीन। 110 वर्ष की आयु में हुआ निधन। हजारों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी विदाई। सीएम ने भी दी श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, खरगोन के बड़वाहा में निमाड़ प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाबा ने बुधवार को मोक्षदा एकादशी पर सुबह 6:10 पर अंतिम सांस ली। बाबा पिछले 10 दिन से निमोनिया से पीड़ित थे। निधन से देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। दरअसल दोस्तों, बाबा सियाराम का कुछ ही देर में नर्मदा नदी किनारे भट्टियान आश्रम क्षेत्र में अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इससे पहले दोपहर करीब 3 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्रम पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा की समाधि व क्षेत्र को पवित्र और पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा भी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र चुनाव, विपक्ष ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चुनाव आयोग जांच के बाद कह चुका है कि वीवीपैट और ईवीएम में कोई मिसमैच नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की है। जगताप पुणे की हड़पसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। यह फैसला मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच इस बैठक के बाद लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस को 15 सीटें देने की खबरें थी।
जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। दरअसल दोस्तों, बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी बोले, सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश भेजना काफी, हमें कोलकाता पर कब्जे की धमकी न दे, बिजली बंद की तो वहां अंधेरा छा जाएगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि यदि बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उससे कैसे निपटना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हसीमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हुए हैं, बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। शुभेंदु बांग्लादेश बॉर्डर के पास पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में रैली कर रहे थे। इससे पहले ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, गुजारे भत्ते का मकसद पति को सजा देना नहीं, पत्नी सम्मान से जी सके, कोर्ट इसका इंतजाम करना चाहता है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में 10 दिसंबर को एक आदेश दिया कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति फाइनल सेटलमेंट के तौर पर यह रकम पत्नी को दे दे। कोर्ट ने आदेश के दौरान यह भी साफ कर दिया कि गुजारा भत्ता देने का मकसद यह नहीं है कि पति को सजा दी जाए, हम यह चाहते हैं कि पत्नी और बच्चे सम्मानित तरीके से जीवन गुजार कर सके। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी की बेंच ने कहा कि सेटलमेंट में से 1 करोड़ की रकम उनके बेटे के गुजारे भत्ते और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए तय की जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई गवर्नर बोले, बैंकिंग सिस्टम मजबूत करना मेरी प्राथमिकता, अभी आर्थिक स्थिति और ग्रोथ रेट से संबंधित पहलुओं की स्टडी करूंगा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पदभार संभालने के बाद कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन से संबंधित सभी पहलुओं की डिटेल्ड स्टडी करूंगा। मेरी प्रायोरिटी बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना है। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया हुआ है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली है। दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले से भिड़ी कार, 9 हुए घायल, 2 को आईसीयू में भर्ती कराया गया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला हादसे का शिकार हो गया। जयपुर में बुधवार दोपहर को हुई इस दुर्घटना में काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उधर दोस्तों, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कारों को सड़कों से हटाया और ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन कराया। साथ ही काफिले में शामिल गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2035 तक भारत स्थापित करेगा अपना स्पेस स्टेशन, इसका नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 2040 तक भारतीयों को चांद पर उतारा जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। इसे भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने की भी योजना बनाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सिंह ने बताया कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में गगनयान मिशन के तहत पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। साथ ही भारत अपने गहरे समुद्र मिशन के तहत 6000 मीटर की गहराई में मानव को भेजने की योजना भी बना रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार कोर्ट में पेश हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खड़े होकर गवाही दी, कहा अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा, 17-18 घंटे काम करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को एक आपराधिक मामले में कोर्ट में पेशी दी। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे में कटघरे में खड़े होकर गवाही भी दी। इजराइल के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने आपराधिक मुकदमे में गवाही दी हो। दरअसल दोस्तों, गवाही देनी शुरू करते ही नेतन्याहू ने कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को हेलो कहा। इसके जवाब में एक जज ने कहा कि उनके पास विशेष अधिकार है कि वे अपने इच्छानुसार बैठकर या फिर खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। इसके बाद नेतन्याहू ने कोर्ट में खड़े होकर गवाही देने का विकल्प चुना। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहे थे ताकि सच कह सके। चूंकि वे प्रधानमंत्री भी हैं और 7 मोर्चों पर जंग के बावजूद देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, ये समझ से परे है।